जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना, पापा ने पूछा अब आगे क्या करना है। मैंने बोला मुझे एक्टर बनना है। पापा बोलते तीन कहाँ से आया, अचानक एक्टर बनना है। फिर एक दिन मुझे कॉल आया कि एक गुजराती शो है। पहले तो शो का नाम डिसाइडेड नहीं था, तो मेरे कैरेक्टर का नाम महक था। फिर उन लोगों को ऐसा हुआ कि नहीं ऋषा, हमको ना तुझ पे भरोसा है, हम शो का नाम ना महक रखते हैं। तो मैंने 1000 एपिसोड्स किए। आज मुझे ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन जो मैं घर पे करती हूँ ना, उसमें मुझे उन सारी चीज़ों की मदद मिलती है। महक शो से सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिला। और आपकी बॉन्डिंग तो हम देख ही रहे हैं। Yes. जो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और ऐसे भी आपकी बॉन्डिंग गजब की है। जी। उन्होंने प्रपोज कैसे किया था आपको? वाड़ा पहुंचे और एक बंगलो में एंटर किए और मैंने देखा डांसर्स खड़े हैं, मतलब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुए, रवि आया, ये वो, और उसने बहुत ब्यूटीफुली मुझे प्रपोज किया। हर लड़की एक्सपेक्ट करती है ऐसा प्रपोज। यस, आई फील जो आपके माँ बाप है ना, उनसे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं बन सकता इस दुनिया में। नोबडी। कोई भी मूवी में आपको रोल करने को मिलता तो आप कौन सा रोल चूज करते हैं? तो बाजीराव मस्तानी में जो प्रियंका चोपड़ा ने कैरेक्टर किया था काशी का, और अगर टीवी सीरियल की बात करें तो मैं ना हंसा बनना चाहूंगी। वेरी गुड। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात दिल खोल कर करते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं फेमस टीवी एक्ट्रेस विशा वीरा, जिनको लोग विशा वीरा से ज़्यादा महक के नाम से जानते हैं। गुजराती सीरियल महक की दीवानगी किसी से छिपी हुई नहीं है। महक के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया हुआ है। एक टीवी एक्ट्रेस की लाइफ कैसी होती है जब आपको हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज में सीरियल्स करने पड़े, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है। लाइफ पार्टनर और इन लॉस, इनका सपोर्ट लाइफ में कितना ज़रूरी होता है। अगर हम लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ले तो लाइफ कितनी ईजी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे आज की हमारी गेस्ट विशा वीरा के साथ में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। वेलकम टू द शो। विशा वीरा कहूँ या विशा परमार कहूँ, मुझे ये कंफ्यूजन है। आप मुझे विशा वीरा भी कह सकते हैं, विशा परमार भी कह सकते हैं, पर इंडस्ट्री में इतने सालों से विशा वीरा चलते आ रहा है, तो बेस्ट है कि आप मुझे सिर्फ विशा कहे। अच्छा, तो आपकी तो शादी हो गई, 2 साल हो गए, तो आपको विशा परमार नाम लगाने के लिए कोई ऐसा फोर्स नहीं है? नहीं, अभी तक तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ना ही मेरे हस्बैंड ने किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को विशा वीरा नाम बहुत पसंद है। वेरी गुड। और इतने सालों से इंडस्ट्री में वही नाम से सब जानते हैं। ये तो नाम एक्चुअली ब्यूटीफुल है और आप भी उतने ही ब्यूटीफुल हो। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपके कंटेंट को काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, मैं आपके पेज को काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आप काफी अच्छी बातें कहते हैं। थैंक यू। और जिस दिन आपका मैसेज आया कि पॉडकास्ट करना है, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अरे देख रवि, मुझे इनका मैसेज आया, आई वांट टू डू पॉडकास्ट विद हिम। थैंक यू सो मच। हमने भी आपका प्रोफाइल एनालाइज किया और देखा कि बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत हार्ड वर्किंग के साथ आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। सो मुझे लगा कि बहुत सारी नॉलेजफुल बातें भी आपसे सीखने को मिलेगी। एज ए एक्ट्रेस आपके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? मतलब एज ए एक्ट्रेस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से हुआ आपका? जर्नी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे अंदर एक्टिंग आई कहाँ से। वेरी गुड। सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन वापस लेके रिपीट करता हूँ कि आपके अंदर एक्टिंग आई कहाँ से? यस, तो जब मेरे डैड 19-20 साल के थे तो ही वॉज अ थिएटर एक्टर। तो पहले से मतलब एक्टर ही थे पापा। तो पापा को मतलब एक्टिंग का इतना क्रेज था कि ऐसा था कि मैं अपने पैशन को ही फॉलो करूँगा। वैसा तो वो काफ़ी सारे उन्होंने प्ले किए, पर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आई रहेगी, उसकी वजह से पापा को छोड़ना पड़ा एक्टिंग। पर मम्मी जो है ना, वो पहले से लेके अब तक मेरे घर पे टीवी सीरियल्स चालू ही रहती है। पूरे दिन चालू रहती है, क्योंकि मम्मी को वो देखना बहुत पसंद है। तो मैं भी मम्मी के साथ साथ टीवी सीरियल्स देखती हुई बड़ी हुई हूँ। मम्मी को हमेशा ऐसा होता था कि विशा तू स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही है, ड्रामा में, कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रही है, तो तू टीवी में भी पार्टिसिपेट कर, टीवी में आ, मेरे को तुझे देखना है, ऐसा वैसा। तो हमेशा से ना बचपन से ऐसा था कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। पापा में से तो आया ही था, ऊपर से वो टीवी देखते एक्चुअली वेरी गुड। आपके लिए एक बात अच्छा रहा, जनरली अगर किसी को भी इंडस्ट्री में जाना है तो अपने घर वालों से परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ पर रिवर्स था कि आपके घर वाले बोल रहे थे कि आप जाओ। हाँ, मेरी मम्मी हमेशा से मुझे बोलती थी कि तू कॉलेज स्कूल में पार्टिसिपेट करती है तो इसमें भी ट्राई कर।
तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, उतना सीरियसली नहीं लिया तभी, पर एक्टिंग करना पहले से पसंद था। वेरी गुड। स्कूल और कॉलेज में भी जो सारा एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट होता था ना, वो सब मैं हैंडल भी कर लेती थी, और मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट, हर चीज़ में मैं आगे, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या एक्टिंग हो। वेरी गुड। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना, तो पापा ने वो पूछा, एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे, पापा ने पूछा अब आगे क्या करना है, मैंने बोला मुझे एक्टर बनना है। पापा बोलते ये कहाँ से आया, अचानक एक्टर बनना है क्योंकि दूर दूर तक पापा के कोई फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में, राइट। कि पापा किसी को कांटेक्ट भी कर सके कि विशा को आना है तो कैसे करे। अब तो कैसा है कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, पता चल जाता है कि ऑडिशन Right. कहाँ कहाँ है, कैसे है, सारे कास्टिंग वालों के पेजेस रहते हैं। उस टाइम वो सब नहीं वो होता सब था। नहीं था, तो पापा को जीरो नॉलेज थी, मुझे भी नहीं थी। तो पापा वाज लाइक कि कैसे करेंगे तुझे एक्टिंग करने। मम्मी तो एकदम एक्साइटेड हो गई कि हाँ हाँ एक्टर बनेगी मेरी बेटी अब मैं इसको भी देखूंगी टीवी पे। हाँ, तो पापा वाज लाइक कि नहीं नहीं, अपना कोई है नहीं, कोई एटलीस्ट होता तो भी ठीक सोचते है, थे। सोचते, पर कोई है नहीं ऐसा ऐसा। तो मैंने बहुत सीरियसली कहा पापा से कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं, मुझे एक्टर ही बनना है। तो पापा बोलते अभी देख किस्मत में होगा तो होगा, वरना फिर, क्योंकि वो था ही नहीं ना आसपास कोई भी। राइट, एटमॉस्फेयर ही नहीं था वैसा। हाँ, फिर पापा ने भी छोड़ दी थी एक्टिंग सालों पहले, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात मिलाने आप में लग yes. जाती है। यस, वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन हमारी बात हुई, उसके दूसरे ही दिन मेरे डैड की फैक्ट्री पे एक थिएटर एक्टर आए, और वो किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे थे। तो पापा से पूछा कि आप डोनेशन देना चाहेंगे, तो मेरे डैड की कपड़े की फैक्ट्री है, तो उन्होंने कहा यस हम डोनेट करेंगे, व्हाई नॉट। फिर पापा को याद आया, कह रहे आप तो थिएटर एक्टर हो ना, ऐसा। तो उन्होंने कहा यस। फिर पापा ने कहा कि अरे मेरी बेटी को भी ऐसे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस दिन हम एनजीओ में मिलेंगे आप अपनी बेटी को भी ले आना, सब साथ में एक बार बात कर लेंगे। तो मतलब गाइडेंस तो मिले कहाँ Right, से शुरुआत करनी है। तो पापा फिर मुझे लेकर गए, मैं मम्मी पापा हम लोग सब साथ में थे। तो उन्होंने, मैं जैसे उनसे मिली, उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन यही पूछा, हार्डवर्क करने के लिए तैयार है? तो मैंने बोला हाँ कर लूंगी, बिकॉज उस टाइम तो अंदर से एकदम Yes, पैशन है करने में। हाँ, उन्होंने इतना ही पूछा। ठीक है तो ये ले एक, तभी ना मतलब अभी भी चलते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप, सारे ऑडिशंस वगैरह आते हैं उसमें, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। तो दूसरे ही दिन मैंने मतलब घर जाके मैंने सब मैसेजेस देखे, कह रही यार इतने सारे ऑडिशंस आ रहे हैं, इतने सारे ऐड के ऑडिशंस है। मैंने मम्मी को बोला कल मैं जा रही हूँ अंधेरी आराम नगर, मेरा ऐड का ऑडिशन है। पापा बोलते हो भाई एक मिनट तुझे जहां भी जाना है मम्मी साथ में आएगी तो ही, वरना मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि नया नया था एकदम। और कितना भी हो पापा को सिक्योरिटी का रहता है Yes. अपने बेटी का स्पेशली। यस, और मेरी मम्मी तुरंत हाँ मैं जाऊंगी ना, मैं जाऊंगी शी वाज एक्साइटेड। हाँ यस। फिर वेरी नेक्स्ट डे हम लोग ऑडिशन देने गए। ना मुझे मेकअप करना आता था, ना मुझे इंट्रोडक्शन देना आता था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या एटमॉस्फेयर होगा, कैसे होगा। पर वहां जाते ही मैंने देखा ये ढेर सारी लड़कियां सब ऑडिशन दे रहे, मैंने सबको देखा, सबने ऑडिशंस दिए। और मैंने वहां पे जो ऑडिशन ले रहा था ना कास्टिंग वाला, उसको भी बोला कि मेरा पहला है, तो आप जरा मुझे ध्यान कुछ रखिएगा। हाँ ना आए तो आप मुझे गाइड करना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तेरे आगे जो लड़की जाएगी ना उसको तू देख लेना, वो कैसे ऑडिशन दे रही है वैसे तो देना। इतनी सारी लड़कियों पे से मुझे इतना पता चला कि राइट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैमरा के सामने आने का। वो कॉन्फिडेंस एक बार सही हो गया ना, तो आप कैमरा के सामने आराम से बात कर सकते Yes. हो। यस यस। तो फिर मैंने देखा, और वो पहला ही ऑडिशन था ना, वो मैंने इजीली, जैसे सारी लड़कियों ने किया ना वैसे मैंने कर लिया। और उसने मुझे बोला भाई तेरा पहला था? मैं बोला हाँ, देख लिया और मैंने कर लिया वैसा। वेरी गुड। वहां से आपका स्टार्ट हुआ मतलब। Yes. लेकिन उसके बाद से जो ये सीरियल्स की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? और स्पेशली आपने गुजराती सीरियल्स में जो काम किया है, महक, जिसमें आपने बहुत लंबी टाइम तक काम किया है, तो वो महक का पूरा मुझे थोड़ा सा जर्नी समझने को मिले। जी, तो मतलब मैंने फिर ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, काफी सारे ऑडिशंस दिए मैंने। और सबसे पहला काम मुझे मिला चैनल वी साडा हक, साडा वो हक, शो हाँ, right. बहुत चल रहा था। तो एज ए प्रियाली करके नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, और उस शो में मेरी एंट्री हुई। आई वाज सो एक्साइटेड तभी कि यार मेरा पहला काम शुरू होगा, अब हर महीने मेरे चेक आते रहेंगे अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई। बट ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो रहता ही है। यस, सबसे इम्पोर्टेंट मॉम डैड सपोर्ट कर रहे थे। तो जब उनका सपोर्ट होता है ना, तो आप पूरी जी जान लगा देते हो उनको ये फील करवाने में कि आप
प्राउड करो मुझ पे। यस मैं डेफिनेटली, हाँ, हर बेटे और बेटी का ऐसा रहता ही है जनरली कि भाई वो अपने मम्मी पापा को प्राउड कैसे फील करवाए। तो फिर मुझे शो मिला, फिर धीरे-धीरे मेरी सारी डिटेल्स आने लगी गूगल पे, तो और एक्साइटमेंट बढ़ने लगा क्योंकि जहाँ आपका ज़ीरो बैकग्राउंड है और आप अब गूगल पे सारी डिटेल्स के साथ आ रहे हो, वो टाइम पे मतलब तब इंस्टाग्राम भी उतना रील्स वगैरह नहीं था। राइट। तो बस वो मेरी जर्नी शुरू हुई, फिर काफ़ी सारे शोज़ मैंने हिंदी शोज़ किए। वेरी गुड। एक साल मैंने शोज़ किए, फिर एक दिन मुझे कॉल आया कि एक गुजराती शो है। तो मैंने बोला गुजराती, और मैं हिंदी में ना काफ़ी अच्छा सेट हो रही हो थी। रहे थे, राइट। तो उन्होंने कहा कि गुजराती शो है, तो मेरे पापा ने कहा व्हाई नॉट? क्यों? तुझे सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। तो मैंने दिस इज बोला टू कि योर नहीं, बेस लैंग्वेज। यस, मैंने बोला पर वहाँ पे मेरे सारे कॉन्टेक्ट सेट हो चुके हैं पापा, वो सारे कॉन्टेक्ट मेरे टूट जाएंगे। पापा बोलते नहीं, ये थॉट ही नहीं आना चाहिए, और गुजराती हमें करना ही है। तो मैंने बोला ठीक है। तो पापा ने बोला ओके डन, तू हाँ बोल दे, उन लोगों को करना ही है शो। मैंने हाँ बोल दिया और फिर वो शो की शुरुआत हुई। पहले तो शो का नाम डिसाइडेड नहीं था, तो मेरे कैरेक्टर का नाम महक था। तो काफ़ी सारी रिहर्सल्स हुई। फिर उन लोगों को ऐसा हुआ कि नहीं विशा, हमको ना तुझ पे भरोसा है, हम शो का नाम ना महक रखते हैं। उस दिन मेरे को अच्छा भी महसूस हो रहा था और मुझे बर्डन भी फील हो रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी यस ना आपके कि सीधे से। ये ऐसा कैसा, पर खुशी भी उस बात वो एक की प्राउड थी। मोमेंट था कि यस जब आपके नाम पे सीरियल का नाम डिसाइड हो। जी, और आप लीड हो उस शो आप से। लीड हो, यस। तो महक शो से मुझे काफ़ी सारे फ़ायदे हुए। जैसे मैंने अपनी एक्टिंग को पॉलिश किया महक शो में, क्योंकि मैंने 1000 एपिसोड्स किए यस, उस शो के, मतलब ग्रेट। मतलब लॉन्ग टर्म 3.5 आपने साल। कितने यस, साल काम किया? 3.5 साल। यस, फिर मुझे उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। ग्रेट। फिर मेरा कैसा है कि मैं सेट पे होती हूँ तो सिर्फ एक्टिंग नहीं, मैं लाइटिंग्स भी देखती हूँ, मैं एंगल्स भी देखती हूँ, कौन क्या काम कर रहा है, क्या एंगल वो तो लगाया, क्या यहाँ कैमरा में यहाँ एक्सपोजर पर आने के लगाया। बाद मुझे समझ में आ गया, आप सब देख रहे थे तो। तो ये सारी चीज़ों पे ना मुझे ध्यान रहता है, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है। राइट। आज मुझे ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन जो मैं घर पे करती हूँ ना, उसमें मुझे उन सारी चीज़ों की मदद मिलती है, राइट, जो मैंने 100%। सीखा हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे मैंने गुजराती शो किया, उसकी वजह से मुझे गुजरात में जो फैन फॉलोइंग्स मिली है, वो तो इतना बेस्ट था कि सारी दादी, नानी, सासू माँ, इन सबकी मैं फेवरेट हुआ करती थी। एकदम अभी भी क्योंकि मेरे शो का अभी भी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। वो 2 बार उन्होंने रिपीट टेलीकास्ट चलाया है, अभी Right. भी वो चल रहा है। तो ऐसा होता था ना कि कोई इवेंट रहेगा ना, तो लेडीज लोग हैं सब मुझे खींच लेते थे, ये मेरे बाल खींच लिए, ये मेरे गाल खींच लिए, किसी ने मेरे को पकड़ के पपिया दे दी, ये सब भी चलता था। और महक शो से सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिला। यस, उसी शो में हम दोनों मिले। और आपकी बॉन्डिंग तो हम देख ही रहे हैं। Yes. जो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और ऐसे भी आपकी बॉन्डिंग गजब की है। जी। महक सीरियल्स में आपने 1000 एपिसोड्स ऑलमोस्ट किए। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि अभी बहुत लंबा हो रहा है, बोरिंग फील हो रहा है? ऐसा बोर वाला फील नहीं है कभी? इतना लंबा जब आप कंसिस्टेंट इतने सारे एपिसोड करते हो तो ये एक प्रॉब्लम आता है जनरली, तो आपको वैसा कभी फील आया? नहीं, एक्चुअली ना वो लॉयल्टी वाला कीड़ा है मेरे अंदर। वेरी गुड। कि जो काम कर रही हूँ ना उसे पूरा करूँ। वेरी गुड। वो ऐसा नहीं कि अरे आज मेरे को ये बोर हो रहा है, आज मेरे को ये काम नहीं करना है, बस छोड़ दिया, वैसे नहीं होता, चाहे रिश्ते हो या काम हो। वेरी गुड। तो मेरा हमेशा से वो लॉयल्टी वाला रहा ही है कि नहीं, मुझे काम के अंदर तो लॉयल्टी समझ में आता है, बाकी आजकल रिश्तों में लॉयल्टी का प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रहा है, I तो उसमें know. आप लॉयल हो, दैट्स वेरी नाइस। यस हिंदी से लेके सीधा आप गुजराती में जब शिफ्ट हुए तो आपको एक्टिंग का प्रॉब्लम तो आया रहेगा, बिकॉज यहाँ पर आप हिंदी में कंटिन्यू कन्वर्जेशन वगैरह कर रहे हो, फिर से Yes. सीधा गुजराती में करना है, तो वो प्रॉब्लम को आपने कैसे फेस किया? एक्चुअली पहले हम घर में गुजराती में ही बात करते थे, फिर जब मुझे हिंदी शोज मिलने लगे तो मैंने मेरे डैड से बोला पापा हम ना हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि मुझे फ्लुएंट करनी थी अपनी हिंदी। तो क्योंकि वो गुजराती एक्सेंट थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। तो मैंने उनको बोला, फिर मैंने और मेरे डैड ने स्टार्ट किया हिंदी में कॉन्वर्जेशन करना। आज भी मैं और मेरे पापा हिंदी में ही बात करते हैं। पर फिर जब मुझे गुजराती शो मिला तो मुझे इतना डिफिकल्ट हो रहा था ऑन सेट, क्योंकि गुजराती वर्ड्स भी इतने हेवी थे स्क्रिप्ट में, तो मुझे नहीं जम रहा था। पर मेरे कास्ट, मतलब जितने सीरियल की कास्ट थी वो लोग सारे गुजराती थे, तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की मेरा गुजराती ठीक करने में। वेरी गुड। ये आपका करियर जो है ना, जैसे आपने कहा कि आपके पापा थिएटर आर्टिस्ट थे और धीरे धीरे करके आपको फैमिली का सपोर्ट मिला,
वहाँ से स्टार्ट तो हो गया, बट कोई चैलेंजिंग पार्ट जहाँ पे आपको लगा कि यार बहुत चैलेंजिंग है, ये जितना इजी और जितना अच्छा मैं सोच रही थी कि मज़ा आने वाला है, बट ये अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, और कभी ऐसा अंदर आया मन में कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, मैं ये क्यों कर रही हूँ? एक्चुअली हर किसी को लगता है कि एक्टर की लाइफ बहुत ईजी होती है। हर किसी को क्या है, आपको सवेरे उठना है, मेकअप करके रेडी होना है, ये आपको रेडी चाय मिल जाती रेडी है, चाहे गाड़ी में आप बैठ के सीरियल करना है, स्क्रिप्ट शूट पढ़ा करना और है। आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, पर ऐसा नहीं होता। मैं सवेरे 5 बजे भी जाती हूँ तो रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती हूँ, नॉन स्टॉप 2 पैरों पे खड़ी हूँ। आधा घंटा बीच में मिला खाली लंच करने के लिए, ये सारे टाइम भी मैंने निकाले। पर कभी मैं बोर नहीं हुई, क्योंकि जो काम को मैं पसंद करती हूँ वो काम मैं कर रही हूँ, इसलिए कभी मैं उस चीज़ से बोर नहीं हुई। हाँ, चैलेंजेस आए, चैलेंजेस तो हर किसी को लाइफ में आते ही है, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो मैं एक शो पे, मेरे लिए एक ऐसा टाइम आया था कि मैंने 36 आवर्स नॉन स्टॉप काम किया था ओहो। और मुझे सोने भी नहीं मिला था। मैं स्टंट कर रही हूँ, यहाँ भाग रही हूँ, वहाँ भाग रही हूँ, यहाँ से गिर रही हूँ, ये वो, और उसी 36 आवर्स में भी आप 34 आवर पे भी आप ना मूड डल नहीं कर सकते, वो स्क्रीन पे दिखता नहीं है। कर सकते, आपको डेफिनेटली वही एनर्जी के साथ करना है जो आप पहले आवर में कर रहे हो और 36 आवर में कर रहे हो। एक्टर्स का और एक्ट्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि उनके दिमाग में कितने भी विचार हो, आप अपनी उदासी या नर्वसनेस आप सेट पे नहीं दिखा सकते, बिकॉज पूरी दुनिया Yes, वो देखने वाली है। एग्जैक्टली, और आपको मतलब अपने कैरेक्टर में रहना ही पड़ता है। 101%। तो मैं कर रही हूँ नॉन स्टॉप 36 आवर्स। तब मेरे को जब लास्ट में फील हो रहा था, यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरे को सोना है, मेरे को नींद आ रही है, पूरा रेड हो गया था कि मेरे को नहीं जम रहा है, मेरे को घर जाना है। 36 आवर्स में पैकअप हुआ, पैकअप होने के बाद मैं घर गई, घर जाके सोई, और जब मैं उठी ना तो मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैंने 36 आवर्स काम किया है। सवाल ही नहीं वाओ, आता। यस, मैं अगर ये सारे चैलेंजेस फेस कर सकती हूँ तो मैं आगे भी काम इजीली कर सकती हूँ। यस, 101%। तो मतलब अब जाके जो मुझे अगर छोटे मोटे भी काम मिले कि 5 घंटे या 6 घंटे का काम हो, तो मुझे वो इजी लगता है। बहुत इजी लगता है, क्योंकि Yes. इतना लंबा काम कर लिया, Yes. हार्ड वर्क कर लिया। यस, तो जब मैं महक करती थी उसके बाद भी मैंने जो हिंदी शोज किए, तो उसमें भी 13-14 घंटा कंटिन्यूस काम किया ही है, इसलिए काम करने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। वेरी गुड। ये सब करते हुए जब आपने स्टार्ट किया या उसके बाद जो भी रोल्स किए आपने, नेगेटिव फीडबैक आपको आते थे या नेगेटिव फीडबैक आपको इफेक्ट करते थे कहीं पे? टच वुड, मुझे अभी तक बिल्कुल भी नेगेटिव फीडबैक्स नहीं आए, ना Very कोई क्रिटिसिज्म फेस किया मैंने, टच वुड अभी तक तो नहीं। नेगेटिव लोग आते हैं लाइफ में। वो तो सबकी लाइफ वो में। हाँ, उनको हटाना आना चाहिए आपको। बस राइट बाकी राइट। नेगेटिव फीडबैक जब जिंदगी में आते हैं ना, तो वो आपको कुछ लेसन दे के ही जाते हैं 101%, मतलब और उससे आपको सीखने को ग्राउंडेड रखते हैं, है ना। कोई बट सवाल नहीं। टचवुड अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वेरी यस, गुड। अभी ये जनरेशन्स में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये इंडस्ट्री में आ गए, हर किसी को एक्ट्रेस बनना है, हर किसी को इस इंडस्ट्री में जी। काम करना है। आपको कितनी डिफिकल्टीज होती है अभी के डेट में ये सब फेस करने में, सरवाइव करने में रोल्स के लिए? एक्टर की लाइफ ही है कि आपको स्ट्रगल करना ही है। अगर आप कोई बैकग्राउंड नहीं है आपकी बट लाइफ, इसमें भी एक्टर से ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो एक्ट्रेस की लाइफ ऐसी है, क्योंकि मैं अगर इंडस्ट्री में भी देखूंगा तो एक्टर एक बार के लिए अगर हीरो है तो वो शायद 15-20 साल काम करता है, 25 साल काम करता है, बट हाँ, एक्ट्रेस में भी 8-10 साल। यस, तो राइट। वो ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, तो ये आप फेस कर रहे हो कहीं पे प्रॉब्लम्स? आई डोंट थिंक टीवी सीरियल्स में उसका मतलब वो चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है। टीवी सीरियल में आप कोई भी एज में आओ, यस बॉलीवुड में हो सकती है, फिल्मों में हो सकती है, पर टीवी सीरियल में वो प्रॉब्लम ज्यादा होती नहीं है कि ये एज हो गई आपकी तो आप हीरोइन नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि Right, हाँ, definitely. टीवी सीरियल्स में काम मिलते रहता है। हाँ, बस आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपके रोल थोड़े थोड़े चेंज होते जाते हैं, बाकी मिल यस, जाते हाँ, किरदार बदलते रहते हैं। किरदार बदलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आपका पैशन कुछ? एक्चुअली लोगों का कैसा होता है ना कि मैं एक्टर नहीं होती तो मैं इंजीनियर होती, मैं डॉक्टर होती। मैं पहले से एक्टर बनना चाहती थी और मैं एक्टर ही बनी। हाँ, उसके अलावा हॉबी है कि मुझे गाने का थोड़ा शौक है। तो कभी 2-4 लाइन गुनगुना लेती हूँ। हाँ, तो आपके फेवरेट सॉन्ग की 2-4 लाइन गुनगुना लो, हम भी सुन ले, जो ऑडियंस है वो भी सुन लेगी। ओके। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल
ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब ऐसा लगता है कि आप एज अ सिंगर भी करियर चूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप कंटेंट क्रिएशन में स्पेशली आप सिंगिंग अपने आवाज को काफी सारा यूज कर सकते हैं। पहला आपके लिए हमेशा स्पेशल होता है। पहला ऑडिशन हो या जो भी चीज आप लाइफ में पहली बार करते हो आपके लिए स्पेशल होती है। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैंने पहली बार गाया है। बट वो भी बहुत है, जैसा लग नहीं रहा है कोई भी एंगल से कि आपने पहली बार आज गाया, तक बट इट इज मेरी वेरी किसी नाइस। ऑडियंस को नहीं पता कि मुझे गाना गाने का भी शौक है। अभी पता चलेगा, और आपकी आवाज जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अरे आपकी लाइफ में मैं एक देख रहा हूँ टच वुड की, जो आपको करियर चूज, वो भी आपको फैमिली से सपोर्ट मिल गया जी। आपका। स्पेशली सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको स्टेज पे आपका लाइफ पार्टनर भी मिल गया। ये लाइफ पार्टनर का जो है ना, मुझे जर्नी वो थोड़ा सुनना है कि आपका लाइफ पार्टनर ये स्टार्ट कैसे हुआ, आपका प्रपोजल बहुत स्पेशल है। Yes. तो इनके बारे में मुझे कुछ डिटेल से बताइए। सो मैं एक्चुअली मुझे महक शो मिला तो मैं रवि से पहली बार मिली। तो तब मतलब मैंने तो ये सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप में आना है वगैरह ऐसा कुछ, बट हम लोग पैरेलल लीड थे। तो हमारे ना सीन्स ही सारे ऐसे होते थे कि रोमांस करना है, प्यार करना है, हम लोग साथ में घूम रहे हैं, हमारी लाइंस भी वैसी है। पर रवि ने मुझे तब बताया कि विशा, तू भले ही अभी मुझे मिली है पर मैंने तुझे 6-7 महीने पहले से देखा हुआ था। और मतलब डोरे डाल के रखे थे ऐसा। और तब से मैं तुझसे मतलब प्यार करता हूँ। मैंने प्यार करता हूँ, ये किधर से आया, मिले हुए 3 दिन हुए हमको सिर्फ। तो मतलब ये जो स्टोरी है हमारी, वो आपको रवि से सुननी चाहिए। किसी दिन आप ये भी पॉडकास्ट बनाओ जिसमें रवि बैठ के ना लव स्टोरी बताएगा। कसम से आप इतना एंटरटेन होगे क्योंकि हमारी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। बट आपको क्या पार्ट पसंद है रवि के अंदर एज ए लाइफ पार्टनर? जनरली क्या होता है, हम किसी से फ्रेंड्स बनते हैं तो पता है कि यार एक लिमिट तक हम लोग, अगर नहीं अच्छी लगी कुछ बात तो हम लोग डिस्टेंस बना लेंगे। जब आप लाइफ पार्टनर बनते हो तो एक दूसरे को लाइफ टाइम के लिए चूज करते हो। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी रवि के अंदर जिसने आपको ये लगा कि भाई ये इंसान के साथ मैं मेरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हो? मतलब 2-3 चीजें, उसका लुक्स इंपॉर्टेंट था, वो ज्यादा अच्छा लगा, उसका बात करने का स्टाइल अच्छा था वो लगा, उसकी ह्यूमैनिटी स्टाइल वो अच्छी लगी, या और कोई स्टाइल अच्छी लगी? लुक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक एज के बाद लुक्स चेंज भी हो सकते हैं, पर नहीं, ही वाज एक्सट्रीमली जेन्युइन, ऑनेस्ट, और प्यार करता था। मतलब मैं प्यार करता हूँ, तू ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। Very उतना वो स्ट्रांगली, मतलब अगर मैं इग्नोर भी कर रही हूँ ना कि नहीं यार तू भाई 3 दिन हुए, तू मैं प्यार करता हूँ क्या होता है, तो फिर काफी टाइम मैंने लिया। तब तक भी वो रवि मेरे पीछे पड़ा ही हुआ था कि नहीं शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। घर पे भी बोल दिया शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। और वो जो हमारी स्टोरी है ना, वो जब आप सुनोगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा, आप सामने से बोलेंगे नहीं यार विशा, यही लड़का होना चाहिए तेरी लाइफ में और कोई नहीं। वैसा ही इज वेरी जेन्युइन, ही इज ऑनेस्ट। सबसे अच्छी चीज मुझे उसकी ये लगती है कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। वेरी गुड। वेरी हार्ड वर्किंग। आज भी सवेरे वो लड़का उठ के काम पे लगेगा, वो रात तक नॉन स्टॉप काम करेगा। नो, वेरी नाइस। इतना उसको काम के प्रति प्यार है जो मुझे भी है, तो वो हमारे जो थॉट है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। और आज हमारी शादी के 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में आज तक मैं रो के नहीं सोई हूँ। ओह, तो शादी के बाद भी जनरली ऐसा होता है कि शादी के पहले प्यार अलग होता है, शादी के बाद धीरे धीरे चेंज हो जाए। तो आपकी लाइफ में वैसा कुछ है कि शादी के बाद भी प्यार उतना ही है, कम हुआ या बढ़ा है? शादी के बाद प्यार मैं कह सकती हूँ बढ़ गया है। वेरी गुड। कम तो बिल्कुल भी नहीं है और उतना भी नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में जब आप होते हो तब आप साथ में नहीं रहते हो। शादी के बाद आप साथ में रहते हो तो आप प्लस माइनस सब पता चलता है। पर ऑनेस्टली आज तक मैं रो के नहीं सोई हूँ। अगर मेरी आंखों में आंसू भी है या मैं डीमोटिवेटेड हूँ या मैं अपसेट हूँ किसी चीज को लेके, वो बैठेगा मेरे बाजू में। वेरी गुड। वो बैठेगा जब तक 3 बजे 4 बजे मैं रो रही हूँ, नहीं वो 3 बजे 4 बजे दूसरे दिन काम है फिर भी नहीं, तू रो के नहीं सोएगी, तू फ्रेश हो जा पहले। वेरी गुड। मुझे लगता है आज जितने भी लोग, अगर जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, तो हर लड़की का एक सपना रहता है कि मुझे ऐसा लड़का मिले। यू आर सो लकी इन दैट आई एम पार्ट। एक्सट्रीमली लकी। यस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप पिछले काफी सालों से हैं, क्या ऐसा बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिला है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए तब ऐसा था और अब चीजें इतनी सारी बदल गई हैं? सो कोविड के बाद ना एक ऐसा वेव आया था कि
जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे उनको हम काम देंगे। राइट। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, मैं इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव रहती ही नहीं थी। ओके। मैं पूरे दिन शूट कर रही हूँ यहाँ पे 15-15 घंटे और मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं पोस्ट करूँ या इंस्टाग्राम पे रील भी देखूँ। तो वो एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था। फिर एक टाइम वापस से ऐसा आया जो अब चल रहा है अब कि एक्टर एक्टिंग कर सकता है, हमें एक्टर को ही जो अच्छी एक्टिंग यस, करता हमें है उसकी एक्टर को ही वैल्यूज लेना है। चाहिए, यस, राइट। फॉलोअर्स के बेसिस पे नहीं। बट कंपटीशन बहुत सारा बढ़ गया है पहले से अभी की। कंपटीशन तो यस, एक्टिंग इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो कंपटीशन रहता ही है। एज अ पैशन आपने स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट ये आपका पैशन ही है। बट क्या होता है जब हम पैशन को एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं और बहुत सारा आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको पैशन भी कभी कभी बोरिंग जैसा फील होता है। मे बी बोरिंग नहीं फील होता रहेगा बट वो रूटीन टाइप का फील होता है। तो उस टाइम पे आप खुद को मोटिवेटेड चार्ज कैसे रखते हो काम करने के लिए? सो फर्स्टली एक्टर की लाइफ में कैसा होता है ना कि अब मैं महक शो कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ना विशा का कैरेक्टर तो है ही पर महक का कैरेक्टर भी मैं निभा रही हूँ। तो एवरी डे ना स्क्रिप्ट चेंज होती रहती है, एवरी डे कुछ ना कुछ नया होता है, तो वो बोर तो नहीं हो पाती। मतलब जिस चीज से आप प्यार करते हो आप जल्दी बोर Definitely नहीं नहीं होते होता, उस हाँ। चीज से। वो चीज आपको करना पसंद है, चाहे वो 15 घंटे ले, 16 घंटे ले या 36 आवर्स है, आपको अच्छा ही लगता है हमेशा। पर हाँ, कभी कभी ऐसा फेज आता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि कहीं स्टक हो जाते हो कि नहीं मुझे ये नहीं जम रहा है, ये मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इस टाइम पे, इस वक्त पे ना आपका पार्टनर आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। मेरा पार्टनर मुझे 24/7 मोटिवेट रखता है, अरे 24/7 एंटरटेनमेंट रहता है मेरा एकदम। और जब एकदम मैं डल होती हूँ तो बेबी चल एक काम कर, अपन छोटा सा वेकेशन करके आते बाहर घूम के आ जाता हूँ। यस, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता वो है। पार्टनर का जब बात चल रहा था तो मैं एक बात आपको पूछना भूल गया कि ये आपने उनको हाँ कब किया और उन्होंने प्रपोज कैसे किया था आपको? मैंने उनको कुछ 6 महीने बाद हाँ कहा और फिर ये लड़कियां 6 महीने क्यों लेती हैं? देखने के लिए कि वो 6 महीने तक मेरे पीछे एफर्ट्स डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। फिर हम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे। फिर उसने कब मेरे पेरेंट्स के साथ बात कर ली, कब खुद के पेरेंट्स को मना लिया, मेरे पेरेंट्स को मना लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे बर्थडे के दिन उसने, मेरे फ्रेंड्स आए घर पे कि विशा चल कहीं बाहर जाते, तो मैंने बोला अरे ये क्या सवेरे सवेरे, सब लोग घर पे आ गए। मैं रेडी हुई, मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे फटाफट रेडी किया, चल तू, बिठा के मेरे को लेके जा रहे कहीं पे। मैं बोला कहाँ लेके जा रहे, मैं ड्राइवर से पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हैं, ड्राइवर मुझे नहीं बता रहा है। तो हम लोग जा रहे पहुंचे हम लोग वाड़ा पहुंचे और एक बंगलो में एंटर किए और मैंने देखा डांसर्स खड़े हैं, पूरा मैरीमी का डेकोरेशन किया हुआ है और मुझे रवि नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो फिर सारा मतलब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुए, रवि आया, ये वो, और उसने बहुत ब्यूटीफुली मुझे प्रपोज किया। हर लड़की एक्सपेक्ट करती है ऐसा प्रपोज। यस, उसके सारे फ्रेंड्स ने, बिल्डिंग में सारे लोगों ने उसको ये बताया कि भाई तूने ना हमारी वाट लगा दी। 101% सवाल ही नहीं आता। इतना शायद भी नहीं करने का। मेरे घर जाके मेरी बीवी ये पॉडकास्ट देखेगी तो वो भी मुझे बोल देगी रवि को सबने बोला इतना भी नहीं करने का भाई, ये तो क्या कर रहा है अरे ये। इतना मत कर भाई यार, हम तू तेरी लाइफ सेट करने के चक्कर में Yes, हमारी लाइफ क्यों हाथ मत yes. लगा। अब इतना प्यार करने वाला इंसान है लाइफ में, तो मैं क्यों सोचूं भी कि ना मुझे नहीं करना, ऐसा वैसा नहीं है। आई वॉज ऑलवेज लॉयल टू रवि एंड मुझे हमेशा से उससे शादी करनी थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, आपने इतने सारे सीरियल में काम किया है, महक में आपने बहुत लंबे टाइम तक काम किया है, साडा हक आपका स्टार्ट था, और भी बहुत सारे शोज किए हैं। भले ही आपने बड़ा काम महक में किया है या साडा हक जिसमें भी किया है, आपका सबसे इंटरेस्टिंग रोल जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया वो कौन सा था? वो मैंने अभी रिसेंटली जो शो किया, कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी टीवी पे। ओके। उसमें मेरा कैरेक्टर था जल्पा, शी वॉज प्रेग्नेंट, और वो कैरेक्टर निभाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया क्योंकि वो विलन, और वैसे विलन नहीं कि घर में झगड़े लगाओ या मतलब कुछ बड़ा करेगी नहीं, पर बीच बीच में बातों में ना चुगलियां करेगी। फनी कैरेक्टर, विलन पर फनी है वो कैरेक्टर, और उसको बात करने की समझ नहीं है, कुछ भी कहीं भी बोल देगी, किसी को कुछ भी सुना देगी, कुछ भी मस्तियां करेगी, और सारी लाइंस ना मैं इम्प्रोवाइज करती रहती थी। तो मैं सवेरे जैसे ही सेट पे जाती थी ना, मैं स्क्रिप्ट लेके सीधा डायरेक्टर सर के पास ही बैठ जाती थी। सर आज मैं ये करूँ, सर मैं आज ये करूँ, ऐसा करूँ, इसमें ये डालो, ये बोलो। तो सर को भी मजा आता था कि हाँ यार ये इनपुट्स डाल रही है वैसा। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर था।
हाँ, मतलब जनरली क्या होता है, नहीं तो कोई भी कैरेक्टर रोल निभा रहा है कि भैया मुझे पैसा कमाना है, काम करना है, वो तरीके से आप वो हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। यस, हर एक मोमेंट को, एवरी सिंगल डे। और उसकी मतलब बेस्ट चीज़ क्या होती है बताए, कि अगर आप एक सीन कर रहे हो, ठीक है, मैं आपसे कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ और सीन खत्म हुआ, आपने इस तरफ देखा, पूरी यूनिट खड़ी रहकर आपको देख रही है और सबके चेहरे पर स्माइल है Smile है, आपके हाँ। सीन के बाद, तो वो ना Energy अचीव देते थे। यस अचीवमेंट फील होता है और आपको एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है कि नहीं, अब नेक्स्ट सीन जो है ना मुझे और एनर्जी के साथ करना है Yes. और अच्छा परफॉर्म करना है। प्लस मैंने जो ये शो किया था, कुछ रीत जगत की ऐसी है, वो शो जब खत्म हुआ तो लास्ट डे पर हम सब साथ में बैठे हुए थे, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स, सारे एक्टर्स, सब लोग। तो मुझे राइटर ने कहा कि विशा, तूने मेरी जलपा को जस्टिस दे दिया। इट वॉज द बेस्ट डे। मैं इतना खुश हुई, मैं घर आके मम्मी पापा रवि सबको बता रही हूँ कि सर ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। इट वॉज द बेस्ट डे। सर ने वो जो लाइन बोली थी, उनका आवाज अभी भी है मेरे कान में। वेरी नाइस, अप्रिशिएशन देते हैं, Yes. एनर्जी देते हैं। कोई एम्ब्रेसिंग मोमेंट सेट पे कभी आपके साथ हुआ एकदम कि जिसने आपको शॉक किया हो? शौक तो नहीं हुई, पर आपको भी आज पता चल जाएगा वो तो, कि मैं कोई भी नए सेट पर जाती हूँ ना, तो जैसे ही लंच टाइम होता है ना, तो लंच लेने में सबसे पहले मैं होती हूँ, सबसे पहले, और सबसे लास्ट में मैं उठती हूँ। लिटरली डायरेक्टर सर ऐसे बोलते कि खा लेना दो इसको। खाते ज्यादा हो कि टाइम ज्यादा लगाते टाइम हो? ज्यादा लगाती हूँ। मैं इतनी स्लो ईटर हूँ कि मुझे टाइम बहुत लगता है खाना खाने में। तो सर भी ऐसे, खा लेना दो इसको यार, ये खा लेगी ना फिर सीन स्टार्ट करते हुए, ऐसा मुझे खाने में बड़ा, तो शुरू शुरू में मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है, फिर तो उनको भी आदत हो जाती है और मेरे को भी आदत हो जाती है। दोस्ती को लेके क्या रहा है? दोस्ती आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे बात होती है तो दोस्ती पे। तो दोस्ती को लेके अगर मैं आपको पूछूं कि दोस्ती को लेके, दोस्ती की डेफिनेशन अगर आपको पूछूं तो आप क्या दोगे? आई फील कि जो आपके माँ बाप है ना, उनसे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं बन सकता इस दुनिया में। नो बडी इन दिस वर्ल्ड। वेरी ट्रू, आपने एकदम इमोशनल परफेक्ट जवाब दे दिया। मम्मी और पापा ही आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जब आप पैदा हुए तब से आपके दोस्त लास्ट तक रहते हैं। राइट, डेफिनेटली। वो हर सुख दुख की बातें, सब कुछ उनको पता होता है, तो उनके जैसा दोस्त कभी लाइफ में कोई नहीं बन सकता। एंड जिनके पास ये, वो बहुत लकी इंसान है, आई फील। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो अपने पापा को, मॉम को गले नहीं लगाते हैं, बातें नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मिस करता हूँ, जब मैं सिर्फ 1 साल का था मेरे पापा ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो जिनके पास भी पापा है, डेफिनेटली उनको ये, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, अपने पापा से प्यार बहुत करते हैं, बट ये है कि शर्म आती है कि कैसे लगाओ, क्या करूँ। आप प्लीज़, मैं तो जो भी देखते हैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपको टाइम मिले तब अपने पापा को गले लगाओ, उनको किस करो, मम्मी को गले लगाओ। ये सब मोमेंट बहुत प्रीशियस रहते हैं। यस। तो जिनकी भी लाइफ में ये है तो उनको डेफिनेटली ये करना चाहिए। एंड आई टोटली अग्री कि अगर आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं तो आपके मॉम डैड होते हैं। वेरी ट्रू। उनके अलावा कोई नहीं। और आपने मुझे पूछा ना कि रवि के बारे में अच्छी चीजें क्या लगी, उसमें ये चीज ये भी है कि रोज सवेरे उठ के वो पहले मम्मी के पास बात करने जाता है, हाय मम्मी, हाय मम्मी, हाय मम्मी, उसका यही। तो मुझे वो बॉन्डिंग इतना अच्छा लगता है देखना कि उसका जो पापा के साथ है, मम्मी के साथ है, ये सारी चीजें आपको महसूस करवाती है कि नहीं यार, लड़का बहुत सही है मेरी लाइफ में। कोई भी ऐसी मूवी अगर आपको मौका मिले, मैं आपको बोलूँ कि आपको ये मूवी में या आपका ये फेवरेट रोल, कोई भी, मतलब कोई भी मूवी में आपको रोल करने को मिलता, तो आप कौन सा रोल चूज करते हैं? ओके, सो हर एक ना फीमेल एक्ट्रेस को होता है कि मुझे संजय लीला भंसाली की साथ काम होता है। हीरोइन बनना है। हर एक फीमेल एक्ट्रेस को होता ही है। तो बाजीराव मस्तानी में जो प्रियंका चोपड़ा ने कैरेक्टर किया था काशी का, क्लास। सुपर्ब। और वैसे भी मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत पसंद करती हूँ और उन्होंने वो कैरेक्टर इतना बखूबी निभाया, तो बस ऐसा कुछ मिले। बहुत क्लास रोल था, मतलब Yes. उसमें उनकी एक्टिंग सुपर्ब जबरदस्त एकदम। सुपर्ब। और अगर टीवी सीरियल की बात करें तो मैं ना हंसा बनना चाहूंगी वेरी गुड। क्योंकि मुझे सुप्रिया पाठक मैम इतने अच्छे लगते हैं। उनका जो कैरेक्टर है हंसा का, वो इतना पसंद है। प्रफुल व्हाट इज ये सब ना मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट है लोगों की Yes, बहुत सारे। yes. आपके पास सुपर पावर होता, एकदम सुपर पावर, बस ये मेरे हाथ में सुपर पावर है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो आप क्या करते हैं? मेरे पास सुपर पावर होता तो मैं टाइम ट्रैवल करती। और
मेरे डैड जब 19 साल के थे और मतलब एक्टिंग छोड़ रहे थे ना, तो मैं उनको रोकती कि मत छोड़ो प्लीज, अपने पैशन को फॉलो करो, मैं उनको ये कहती। और अगर टाइम ट्रैवल करके मैं फ्यूचर में जाती तो वापस से प्रेजेंट में आके खुद को बोलती टेंशन मत ले, सब सही है लाइफ में, सही है लाइफ, अभी प्रेजेंट तू आराम से जी, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। तो ये आपका सबसे बेस्ट पार्ट मैंने यही देखा है कि आप अपने काम को बहुत बहुत मोटिवेट होके ही करते हो, आप उसको कभी भी रूटीन या उसको बर्डन लेके काम नहीं करते नहीं। हो, इसके लिए आप हमेशा चार्ज रहते हो, मतलब Yes, अच्छे तरीके से yes. काम करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे आपने कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया, नहीं so that is very nice। और वो खुद को चार्ज रखने के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी, आई फील। यस, वेरी ट्रू। कि जिस दिन भी आपको ऐसे लगे कि आज सही नहीं लग रहा है, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, काम नहीं सही जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, 6 महीने हो गए मेरे को क्यों काम नहीं मिल रहा है, तब जो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन फिर मैनिफेस्टेशन आपको जो मदद करता है ना, वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। भगवान में बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब मैं सवेरे उठती हूँ, उठ के सबसे पहले खाना वाना कुछ नहीं, सबसे पहले मैं दिया जलाती हूँ और 15-20 मिनट बैठ के मैं पूजा करती हूँ। मेरी हनुमान चालीसा 24 घंटे मेरे साथ रहती है, मैं पूजा मतलब आप करते कहीं ना कहीं बिलीव करते हो तीसरी ताकत तो होती है जिसका हाथ हमारे ऊपर होता है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं लक कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, भगवान ही सब कुछ है भक्ति ही सब कुछ है। जो दिन के 15 मिनट मैं प्रार्थना करती हूँ, उससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, उससे मुझे ताकत मिलती है कि जब ऐसा हो कि लाइफ में कोई नहीं है ना, तो भगवान तो है ही। भी सबसे आपका क्रेजी फैन रवि था, उसने आपको लाइफ पार्टनर बना लिया, वो तो हो गया, बट अभी आप एक्टिंग कर रहे हो, तो ऐसा कोई एकदम क्रेजी फैन जिसने आपको या तो डिस्टर्ब किया हो या फिर आपका एम्ब्रेस किया हो, ऐसा कुछ? गॉड यस, कोई एक लड़का था यूएस में, उसने मेरे चैनल हेड को फोन करके कहा कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, मुझे विशा के साथ शादी करनी है, आप मीटिंग फिक्स करो। ओ सर मेरे को आके बोलते भाई यूएस थी मांगा आवे छे तारे, यूएस थी मांगा मैं कही सर ये कहाँ से होता है? सर बोलते मैं नहीं पहचानता, वो उनके किसी दोस्त का दोस्त कोई रहेगा, वो था कोई दूर का एकदम, उसका भी कोई देवर कुछ था, तो उनको शादी करनी थी मुझसे तो सर ने बोला अरे भाई रवि छे और फिर मतलब ये मन में विचार नहीं आया कि यूएस से आया है तो ऐसा कुछ सेटल वेटल रहेगा, उसके पहले आपका रवि के साथ लॉयल्टी मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। वेरी गुड। कोई ऐसा जो आज की डेट में अगर बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करके अगर एक्टिंग में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में जा रहे हैं, तो उनके लिए आप एक्चुअली ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि आप ये चीज़ों का स्पेशली टेक केयर करो, बिकॉज एक आपका एक्सपीरियंस है इतने साल का, तो किस चीज़ का ध्यान रखना? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए और हार्डवर्क करने की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वेरी गुड। पेशेंस इसलिए क्योंकि आपको कभी 100 ऑडिशंस भी देने पड़े, 150 भी देने पड़े, 200 भी देने पड़े, काम मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काम मिलेगा, क्योंकि भगवान भी देखते हैं ना कि आप मेहनत कर रहे हो। और हार्डवर्क करने की कंसिस्टेंसी, उठो रोज सवेरे, रोज मेकअप करो, रोज तैयार हो, रोज वीडियोस बनाओ। वेरी गुड। क्योंकि ऑडिशंस ना आपको बहुत मदद करते हैं, अलग अलग एवरी ऑडिशंस आते हैं तो एवरीडे नया कैरेक्टर मिलता है ना, तो आप नए नए कैरेक्टर को रोज लर्न करते हो, रोज वीडियो बनाते हो अपने हिसाब से, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। हाँ, बट ये सब मेंटल हेल्थ के लिए, आप ये सब मेंटल को एकदम फिट रखना पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटली ये सब चीज़ों इंप्रूव करने के लिए आप क्या करते हो? उसके लिए मैं यही मैंने जो आपको कहा, पूजा प्रार्थना, उससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। पेशेंस रखने की ताकत मिलती है और पॉजिटिव रहते हो आप। वेरी गुड। तो प्रार्थना किए बिना तो मेरा एक भी दिन नहीं चलता। वहां से आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है, आप कितने भी, मतलब एक जनरली होता है ना, बहुत सारे लोग कुछ ऑडिशंस देते हैं, अगर उनको अच्छा रोल नहीं मिला तो थक जाते हैं, सो यू मीन टू से कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग। यस, थकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तब पहला क्वेश्चन मुझे यही पूछा था, हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, यही क्वेश्चन था। जनरली दूर से देखते तो ऐसे आप लोगों की, मतलब एक्टर एक्ट्रेस की लाइफ बहुत इजी लगती है कि बस एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा कि जो भी इसमें घुसना चाहे तो, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। वैसा अभी ऐसे आपने कहा, वैसे सबसे अच्छे दोस्त माँ बाप होते हैं, उसके अलावा आपका जनरल जो दोस्तों का सर्कल है वो कैसा है? मेरे गिन के पहले मेरा बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि कुछ लोग ना नेगेटिव ही रहते हैं,
आपको पॉजिटिव होना है लाइफ में, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है आपको। तो जो आपको आगे बढ़ने में आपके साथ मदद करता है ना, वो आपका दोस्त है। जो आपको पीछे खींच रहा है वो कभी आपका दोस्त नहीं डेफिनेटली है। नहीं हो सकता। तो है, अब गिने चुने मतलब 2-3 दोस्त है, उसमें मेरा पार्टनर जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बस एक्चुअली वो हो गया तो फिर बाकी दोस्त कम हो तो बाकी भी चलता है। यस, बाकी जरूरत नहीं, पर बाय गॉड ग्रेस 1-2 मेरी सहेलियां हैं, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। वेरी गुड, और बाकी रवि तो है ही। वेरी गुड। मॉरल वैल्यूज जो होता है जनरली क्या होता है कि किसी भी बंदे को अगर काम चाहिए लाइफ में, पैसा चाहिए, मतलब आजकल एक फितरत हो गई है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा। तो आप अपने मॉरल वैल्यूज को कितना इंपॉर्टेंस देते हो पैसे के सामने, एथिक्स के सामने, कि भाई मुझे अगर पैसा मिला तो मैं एथिक्स के सामने या मॉरल वैल्यूज के सामने कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, या फिर मुझे कितना भी पैसा मिले मैं इनके सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो वो चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मेरा ऐसा है कि मैं कभी ऑन स्क्रीन ऐसे इंटीमेट सीन्स वगैरह कभी नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं। तो मुझे फिर आए भी है कुछ म्यूजिक वीडियोस हो या ऐसा कुछ, या कोई टीवी सीरियल में इंटीमेट सीन्स हो, तो मैं पहले से ही मना कर देती थी कि ये मैं नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे पैसे दो, पर ये है मुझे नहीं करना। यस, मुझे नहीं करना। हाँ, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि दूसरे एक्टर्स जो कर रही है वो गलत है। हाँ डेफिनेटली, अपने मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज से, तो इसलिए आपने एक बाउंड्रीज वहां पे फिक्स कर ली कि मुझे ये बाउंड्रीज, मुझे कभी भी ऐसे इंटीमेट सीन्स वगैरह नहीं करना। तो यस, वो सेट था। कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिसने आपको एकदम स्ट्रांग रखा है? जैसे समझो ऑनेस्टी हो सकती है, या काइंडनेस हो सकती है, ट्रूथ हो सकता है। कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो एकदम आप स्टिक हो कि मैं कुछ भी हो जाए ये वैल्यू के साथ में मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना? बिकॉज इसमें कैसा होता है, देखो वैल्यूज कैसे इंपॉर्टेंस रखती है, मैं आपको जनरली बहुत सारे लोग एक चीज समझ नहीं पाते कि एक दूसरे के बीच में जो झगड़ा होता है ना वो वैल्यूज के कारण होता है। जी। जैसे अगर एक बार के लिए हम मानते हैं कि आपकी वैल्यूज काइंडनेस है, मेरी वैल्यूज ऑनेस्टी है, राइट? अब कोई बंदा भूखा सो रहा है, राइट, मैंने, आपने समझो किसी दुकान से एक वड़ा पाव चोरी कर लिया और उसको खिला दिया है, बिकॉज आपकी वैल्यूज काइंडनेस है, मदद करना। अब मैं मेरे नज़रिए से ये देखता हूँ, बिकॉज मेरी वैल्यूज ऑनेस्टी है, मैं मेरे नज़र से ये देखूंगा कि यार ये ऐसा क्या काम का कि जो चोरी करके किसी को खिलाए, तो वो चोरी करना ही गलत है। आप अपनी नज़र से देखते हो कि अरे ऐसी ऑनेस्टी भी क्या काम की जब कोई भूखा मर जाए आपके सामने। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके और मेरी वैल्यूज अलग हो गई, सिर्फ दोनों ने काम राइट किए हैं, काम राइट किया है। तो वैल्यूज अलग होने की वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो जनरली कुछ ऐसी वैल्यूज रहती है आदमी की कि ये वैल्यूज पे मैं स्टिक हूँ, जैसे काइंडनेस है, ऑनेस्टी है। मेरी ऐसे ऑनेस्टी है, मेरा जो है ना वो ऑनेस्टी है। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कभी भी नहीं। ना मैं लड़ाई करना पसंद करती हूँ, ना मैं झगड़े करना पसंद करती हूँ, ना मैं बदतमीजी करना पसंद करती हूँ। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव लोग लाइफ में आ जाते हैं, तो अगर सामने वाला इंसान, सी मैं लॉयल हूँ अपने दोस्तों के प्रति भी, पर अगर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान मुझ पे हावी हो रहा है, मुझे बर्डन फील हो रहा है, मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, या बुरी बातें बोल रहे हैं, या वो ये नहीं सोच रहे कि ये बोलने से मेरी दोस्ती टूट जाएगी, वो ये नहीं सोच रहे, नेगेटिविटी आ रही है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उनसे डिस्टेंस कर लेते हो, राइट? बिकॉज नहीं तो वो अपने को भी इफेक्ट, ऑरा जैसा आपका सराउंड रहेगा वैसा आपका ऑरा बनता है। दैट इज वेरी ट्रू। तो मुझे सारे रिलेशंस में और खुद में ना ऑनेस्टी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। वेरी गुड। ये तो मैंने आपका सुना कि आपको फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिला, रवि का सपोर्ट अच्छा मिला, बट शादी होने के बाद जनरली एक इश्यूज आता है कि भाई आपके जो इन लॉज है वो कहते हैं कि भाई आपको ये एक्टिंग नहीं करनी है। तो ये सब इन लॉज के यहाँ से आपको प्रॉब्लम आया एक्टिंग रिलेटेड? एक्चुअली रवि एक्टर है ना, तो मुझे ज्यादा उस चीज पे प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि उनको पहले से पता था कि विशा भी एक्ट्रेस है, और मैं महक शो भी करती थी, तो मम्मी मेरा शो भी देखते थे। हाँ, रवि के बाद जो थे वो भी मेरा शो देखते थे पहले से, तो उनको पता था कि महक है। तो एक बार ना उसकी माँ ने भी रवि को बोला था आनेज ले आओ, वैसा रवि बोला आनेज ले आओ वैसा। तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, टच वुड मेरे इन-लॉज इतने अच्छे हैं। आपका बॉन्डिंग कैसा है उनके साथ में? बहुत सही, मतलब मेरे सासू माँ के साथ सबसे ज्यादा मेरा बॉन्डिंग है पूरे घर में। और जब मैंने महक शो किया था ना, तो महक का कैरेक्टर कैसा था कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, हर बात को कैसे पॉजिटिवली लेना है, हर बातों पे क्या सोचना है, वो महक करती थी। तो उससे ना मुझे सीखने मिलता था। महक का रिलेशन उसकी सासू माँ के साथ बहुत अच्छा था शो में जो दिखाया था। तो मतलब वो कैसे बात करती है, क्या सीमाएं होती है, वो सारी चीजें मैंने महक से सीखी। अच्छा, वेरी गुड। और आज वो और आज वो सारी चीजें मतलब
मेरे और मेरे सासू माँ के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है और ये चीज़ रवि को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगती है। वेरी गुड। सबसे एक्चुअली किसी भी हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा सुकून यही होता है कि अगर उसकी वाइफ का उसके मॉम डैड के साथ बहुत अच्छा है, देन आई थिंक इज फाइन। बाकी सब चीजें आदमी फेस कर जी लेता है जी जी जनरली। यस, इसलिए रवि को बहुत खुशी मिलती है कि मम्मी और विशा बेस्ट फ्रेंड्स है वैसा। वेरी गुड। जैसे आपने बोला कि रवि है ना अच्छा टाइम स्पेंड करता है अपने मॉम डैड के साथ में, आप अपने मॉम डैड के साथ में एकदम प्यार वाले पल और दिल से बातें, हग करना, गले लगाना, वैसा सब करते हो? यस, सब कुछ। यस, मैं अगर मुझे 7 दिन हुए तो 8वें दिन रवि मुझे बोलेगा मम्मी के घर नहीं जाना, चलो, तो हम लोग गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं, मम्मी आ रही हो, वैसा। हम मतलब 15-10 मिनट की दूरी पे रहती है पास में बैठ के बातें करते हो काफी टाइम यस तक ऐसे? यस, बातें करते, बहन है, बातें करते हम लोग सब बैठ कर। बहन के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? बहुत सही। मेरे लाइफ में मेरे जो भी क्लोज है, मेरे मम्मी पापा बहन या इन लॉज के साइड सास ससुर, हम मेरी सबसे बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि माँ बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ कि ये दोस्त मेरे हमेशा मेरी लाइफ में रहे, राइट। ये कहीं नहीं जाए, चाहे कुछ भी हो, कोई रहे या ना रहे, ये ये मेरे लोग मेरे पास साथ में रहे। होने ही चाहिए हमेशा से। इसलिए मैं फिर एफर्ट्स भी डाल लेती हूँ कि हाँ नहीं, मम्मी पापा क्या चाहते हैं, आप खुश होना, हाँ चलो वो करेंगे। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आई थिंक सो आपके मॉम डैड, इन लॉज फैमिली एंड रवि, यस, राइट ना? हाँ, वो लोग मुझे बस, मैं उनके आसपास खुश रहती हूँ, वेरी गुड। और खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे है ज्यादा आई फील। इम्पोर्टेंट। वैल्यूज तो मैंने पूछा, किसी बात का डर लगता है आपको, फियर है? इस दुनिया में सबको एक ही फियर होता है, माँ बाप को खोने का डर। इससे बड़ा डर और कोई नहीं होता कि अब कोई नहीं है, वैसा सवाल ही नहीं आता। मैंने ये डर को मैंने फील किया है। डैड का प्यार तो शायद नहीं देख पाया, बट मॉम 4 महीने पहले ही एक्सपायर्ड हुई एंड शी वॉज 86 ईयर ओल्ड, बट हमारा बॉन्डिंग ऐसा था, इट इज़ लाइक शी इज़ 55 ईयर्स ओल्ड। जब साथ में बैठते थे, बातें करते थे, जो इमोशन था, इट वॉज, मतलब आप उसको, उसकी कोई, बोलते हैं ना अगर दुनिया का सबसे बड़ा दुख है तो अपनी माँ को खोना, उससे बड़ा दुनिया में कोई भी दुख नहीं, जेन्यूनली नहीं है। लोग बोलते हैं बट जेन्यूनली नहीं है, मतलब उसकी कोई भरपाई नहीं है। लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करते हो, आगे बढ़ते हो, लाइफ में कुछ अचीव किया ना, तो कोई इंसान जो है ना, जो एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो वो आपकी मॉम होती है, जिसको आप जाके अपनी शेयर करते हो ना सक्सेस। जब आपकी मॉम इस दुनिया में नहीं होती, नहीं मेरा फीलिंग्स में बताता हूँ, तब कुछ अचीव करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आप कोई ऐसा इंसान है जिससे आप ये शेयर कर सको, भले ही बाकी सबसे करते हो, बट अधूरापन रहता है लाइफ में। मॉम इज़ लाइक, उसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं ये मैसेज हमेशा देता हूँ कि भाई मॉम एंड डैड, उनको स्पेशली आप ऑलवेज टेक केयर करो। और ऐसा नहीं है, मैं तो आजकल के बच्चों को देखता भी हूँ एंड दे आर ऑल्सो लाइक, मॉम डैड के लिए उनका बहुत फील रहता है। यस, होना ही चाहिए, अच्छी बात है वो। पहले से वो चीज चलती आ रही है, हमारे भगवान भी जो है, भगवान राम है, वो समझाते आए हैं कि माँ बाप कितने इम्पोर्टेंट है, 101%। तो वो होने ही चाहिए। लेकिन आज की हमेशा से। जनरेशन में कई बार ऐसा होता है कि जो माँ बाप हमेशा है ना अपने बच्चों को प्रोटेक्टिव तरीके से देखते हैं, कि भाई वो रोकते हैं कि तू ये मत कर, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तू ये करेगी तो तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो वो हमेशा प्रोटेक्टिव तरीके से रहता है, और उस प्रोटेक्शन को जो है ना, आज की डेट में कई बच्चे जो है ना, वो ऑर्थोडॉक्स के तरीके से ले लेते हैं। सो जब आप एक दूसरे को समझते हैं कि हो सकता है वो अपनी जगह पे राइट, आप अपनी जगह पे राइट हो, सही सही तरीके से समझाते हैं, तो चीज़ें बेटर हो सकती नो, सो जब शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले मैं ऐसे पापा को बोलती थी आज मैं रात को 12 बजे आऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। तो पापा बोलते ठीक है जा, कोई बात नहीं, तेरी बेटी आएगी ना तो मैं ना नहीं बोलने दूंगा जब उसको 12 बजे बाहर जाना होगा। मतलब अपनी भाषा में समझा दिया हाँ, उन्होंने। वैसा कि तेरे को जाना है ना 12 बजे, ठीक है, मैंने तेरे को हाँ बोला, तेरी बेटी आएगी, उसको 12 बजे तक बाहर रहना होगा, तू ना नहीं बोलेगी। तो पापा ऐसे नहीं समझ, मतलब मेरे डैड ने ना कभी मुझे ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, अलग पर तरीके से अलग तरीके से समझाया कि अभी नहीं समझेगा, जब तुम पे आएगा ना तब समझेगा। तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त बनाऊँ, मैं तुझे कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, तो वो समझ, नहीं, मैं तेरे एक्चुअली ये अच्छे के समझने लिए वाली बोल रहा बात है, ये डेप्थ कोई समझ नहीं पाता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पे, अगर लड़कियों पे स्पेशली रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको लड़कियों पे भरोसा नहीं है, या वो, उनको पता है दुनिया में इतना कुछ गलत होता है, तो मेरी बेटी सेफ रहे, वो सुरक्षित रहे, राइट। वो उनका सबसे बड़ा फियर रहता है। इसके लिए वो इतना प्रोटेक्टिव या इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं। बाकी स्ट्रिक्ट तो कहाँ रहते, वो एकदम उनके जैसा सॉफ्ट तो कोई होता ही नहीं। नहीं, कभी नहीं होता ये। एंड आप टचवुड इस मामले में बहुत लकी हो कि आपके मॉम डैड, इवन आपके जो इन लॉज की इन-लॉज है। फैमिली, सब आपके सपोर्टिव है। यस यस, सब सब कोई, मतलब अगर मैं
जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं कुक भी कर लेती हूँ मम्मी के साथ, मम्मी को बोलती हूँ आप बैठो मैं काम कर लूँगी ये वो। बट जिस दिन मैं घर पे नहीं होती, मैं शूट कर रही हूँ, तो उस दिन मैं नहीं हेल्प कर पाती घर में, तो मम्मी बोलती है नहीं मैं कर लूँगी। और अगर मैं घर पे हूँ या मैं काम करते करते भी आई, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और काम करते करते भी आई, मम्मी बोलो क्या करना है, मैं बोलेगी पहले काम खत्म करो, जाओ अंदर जी ने काम करो, काम पता हो तुम्हारू, वैसा। तो वो Right. सारी चीजें ना दिखती है, महसूस होती Yes, है 100 कि नहीं, अगर वो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं हमारे रिलेशन को संभालने में, तो मैं भी क्यों ना डालूं, हमेशा Right, ऐसा। correct. मैंने अभी आपका ये देखा है कि आप अभी सीरियल से ज्यादा आपका पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशंस पे है, और Yes. आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो कंटेंट भी गजब के निकल रहे हैं। Yes, तो yes. वो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो ऐसा नहीं है कि मुझे टीवी सीरियल्स नहीं करनी, बट अभी मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में हूँ, क्योंकि आई फील कि अगर आप में टैलेंट है तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं दिखाना। राइट, और आज की डेट में तो बहुत इफेक्ट है दुनिया Yes, आपको देखने वाली है। yes. तो मैं ऑडिशन दूँ या मैं कैरेक्टर की वेट करूँ कि मेरे को कब मिलेगा काम, मैं कास्टिंग वाले को मैसेज करूँ कब आएगा काम, कुछ हुआ, कुछ फाइनल हुआ, ये मैं करूँ, वो करने में मुझे ना नहीं है। पर इस दौरान मैं वीडियोस बनाती हूँ, राइट, कि मैं अपने एक्टिंग से भी कनेक्टेड रहूँ और मैं काम भी करूँ और उस काम से मैं पैसे भी कमा लूँ। राइट, कहने का वैसे तो कंटेंट क्रिएशन, ऊपर से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। अगर हम लोग झगड़ भी रहे ना, तो झगड़ते झगड़ते भी 1 सेकंड कंटेंट है, लिख लेना। तो हमारा ना झगड़ते झगड़ते भी चलता है। या हम दोनों अगर लिफ्ट में खड़े हैं और 2 कपल पीछे कुछ झगड़ रहे, दो भी कंटेंट, यस, कंटेंट है, लिख तो हमारा ना ये सब चालू रहता है। तो मेन चीज कि हम दोनों को साथ में रहने मिलता है, हम हमारे हिसाब से टाइम मैनेज करते हैं, हम हमारे हिसाब से स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही राइटर है, हम ही कैमरा पर्सन भी हम ही है, सब हम कर रहे हैं। प्लस आप कंटेंट क्रिएशन से काफी सारे मैसेज भी छोड़ते हो, चाहे वो कॉमेडी रिलेटेड हो, इंस्पिरेशन और रिलेटेड हो, सबसे इम्पोर्टेंट साथ रहने मिलता है। साथ रहने को मिलता है एक्चुअली। और साथ रह के और आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो मेन प्रॉब्लम नहीं आता है कंटेंट क्रिएट करने में। कोई एक्टिंग करनी नहीं है ना, नेचुरली तो करना है। नहीं, नेचुरल करना है तो मैं ना रील्स में बहुत ज्यादा विलन हूँ और वो बहुत शान दिखाया हुआ है रील में। तो यही लिखते हैं कि अरे रवि भाई कैसे सहन कर रहे हो इसको। एक्चुअली रवि मन में सोच रहा होगा, है तो नेचुरली है ना। वैसे ही कुछ। हस्बैंड वैसे भी डरती है, करे क्या बेचारे। मैं ये नहीं कहूंगी कि डरना चाहिए, मैं ये कहूंगी कि आपकी वाइफ की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हाँ, मतलब उसको हम अपनी भाषा में डर कहते हैं। इस दुनिया में आपकी मॉम और आपकी वाइफ ही है जो आपका बहुत ज्यादा अच्छा चाहती है। राइट, मॉम वाला तो समझ में आया, वाइफ वाला थोड़ा मैं स्टडी कर लेता हूँ। मेरे केस में मैं तो रवि को, मैं कभी नहीं चाहती कि आगे के स्टेप पे भी रवि को कोई तकलीफ हो। वेरी गुड। तो मुझे अगर लगता है कि कुछ भी चीज गलत हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है, मैं पहले ही रवि को बोल देती हूँ कि ये चीज मत कर। अब वो उसको डर के हिसाब से ले रहा है या समझ के हिसाब से। भाई तुझे नहीं, उसको डर के हिसाब से लेना है, समझ के हिसाब से लेना, चॉइस तेरी, लेना है तुझे। लेना है कंपलसरी, उसमें कोई चॉइस नहीं है जी। कंटेंट क्रिएशंस के अंदर आप क्या अभी और क्या कोशिश करके स्पेशलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो? सो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं इंस्टाग्राम पे इतने सारे रील्स बनाती हूँ, तो मुझे ना बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप यूट्यूब भी व्लॉग स्टार्ट करो, राइट, आप वहाँ भी एक्टिव रहो। पर इसी में से हम इतना काम होता है कि हम लोग बाहर ही नहीं आ पाते, क्योंकि पूरा टाइम स्क्रिप्ट लिखो, फिर खुद की क्रिएटिविटी डालो, फिर क्लाइंट के कॉल्स आते हैं, ब्रांड्स प्रमोशंस, ब्रांड को स्क्रिप्ट भेजो, उनका अप्रूवल लो, फिर वीडियोस बनाओ, उसका अप्रूवल लो, फोटोग्राफर से कांटेक्ट करो, कब आ रहे हो, ये टाइम दो, वो टाइम। हम इतने बिजी रहते हैं उन सारी चीज़ों में। फिर उसके अलावा घर पे जो हम रील्स बनाते हैं उसको मैं एडिट करती हूँ, तो उन सारी चीज़ों में बहुत टाइम चला जाता है। तो अब हम लोग सोच रहे कि यूट्यूब वगैरह भी स्टार्ट करें, हमारे व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करें। आप बस अपनी ऑडियंस को बोल दो कि हमको फॉलो कर दे और सब्सक्राइब कर दे। डेफिनेटली आपको तो आपकी क्वालिटी के हिसाब से फॉलो कर देंगे जी। 101%, और आप 100% फॉलो करिए और सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब पे। हाँ, 100%। नहीं, आप आगे बढ़ो, आपके कंटेंट एक्चुअली इतने अच्छे हैं कि आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इतने फॉलोअर्स आएंगे थैंक यू सो कि मच। ऑटोमेटिकली आपकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उस Thank you so टाइम मैं आपको कहूंगा कि आपको मुझे फॉलो करने के लिए। बस कोशिश तो वही है, मेहनत भी कर रहे हैं
और मुझे पता है मेहनत कर रहे हैं, भगवान पे विश्वास है तो काम हो गया। एंड राइट डायरेक्शन में कंटेंट देख रहे हो, कंटेंट इज गजब के, सीरियसली थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी जो ऑडियंस आपको देख रही है उनके लिए आपका एकदम परफेक्ट मैसेज, अच्छा मैसेज दिल से एकदम। तो मैं ये कहूंगी कि जानवरों से प्यार करें। वेरी गुड। किसी को भी तकलीफ मत दो। अगर आप खाना नहीं खिला सकते कोई बात नहीं, मारो मत या उनको तकलीफ मत दो। अगर आप मतलब आप यू सीम्स लाइक एनिमल लवर। यस तो एनिमल लवर के बारे में आप कुछ बता दीजिए एक बार ऑडियंस को, मैसेज उसके बाद दे देंगे। मेरे पास डॉग है। ओके। यस, तो मतलब वो उससे भी अभी 8 साल हो जाएंगे और मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ। और जब से वो मेरी लाइफ में आया ना, तब एनिमल्स के प्रति प्यार बढ़ गया। ओके। किसी ने ऐसा कहा है कि डॉग ही एक ऐसा जानवर होता है जो इंसान को खुद से ज्यादा प्यार करता है। मतलब यस, 100%। मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था बीच में, तो जब मेरे डॉग को तो पता नहीं था कि हार्ट अटैक आया है पापा को, पापा तो बाहर थे। हार्ट अटैक आया, वहां से हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल के बाद पापा जब तक घर पे नहीं आया ना, उसने खाना नहीं खाया, ना उसने पानी पिया है। वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और पापा की वेट किए जा रहा है। और हर रोज पापा बस 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी बाहर गए होंगे, या मैं 5 या 10 मिनट के लिए भी बाहर गए होंगे, वो उतने ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग घर पे आएंगे ना तो हमें मिलेगा वैसा। तो मेरे डॉग की वजह से मुझे बहुत ज्यादा एनिमल्स के प्रति प्यार हो गया। पहले भी मैं करती थी, बट इससे और ज्यादा पता चल गया प्रैक्टिकली। यस, इससे बढ़ गया वो सारी चीजें। तो मैं बस यही कहूंगी कि जानवरों से प्यार करो, उनको हानि मत पहुंचाओ। आप खाना नहीं खिला पा रहे हो कोई बात नहीं, पर उनको तकलीफ मत दो, मारो मत। और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो मदद करो। वेरी गुड। मतलब मैसेज भी एकदम पॉजिटिव और जेन्युइन। जी, वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। मुझे भी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच। मुझे भी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।